गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए अ, देख लेते हैं फटाफट। जहाँ तक हम पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सेकंड। ठीक है। चलिए, आई थिंक माइक चालू है और ग्राफिक टाइप भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे फॉल्ट के बारे में। फॉल्ट तक पढ़े थे, फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट के तीनों टाइप क्या होते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है। फॉल्ट में दो चार छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, उसको समझ लेते हैं। देखो, एक होता है अप थ्रो फॉल्ट, एक होता है डाउन थ्रो फॉल्ट। व्हाट डू मीन बाय अप थ्रो फॉल्ट एंड व्हाट डू मीन बाय डाउन थ्रो फॉल्ट? तो मान के चलिए कि एक फॉल्ट था, ये टूटा और टूटने के बाद एक भाग ऊपर आ गया, एक भाग नीचे आ गया। तो जो ऊपर वाला फॉल्ट है उसको कहा जाएगा अप थ्रो फॉल्ट, और जो नीचे वाला फॉल्ट उसको कहा जाएगा डाउन थ्रो फॉल्ट। यानी कि हम इसको अगर इस पर्टिकुलर कोल सिम को बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि ये अप थ्रो वाला कोल सिम है। अप थ्रो वाला, अप थ्रो फॉल्ट वाला कोल सिम है। जब हम कहेंगे अप थ्रो फॉल्ट कोल सिम तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि जो ऊपर वाला कोल सिम है, जो टूटने के बाद एक नीचे चला गया एक ऊपर चला गया, उसमें से जो ऊपर है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से डाउन थ्रो फॉल्ट, जो नीचे वाला फॉल्ट है, उसको हम कहेंगे। ठीक है, समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस वही चीज़ लिखा है। उसके बाद फॉर्मेशन के हिसाब से इसका कुछ नाम दे दिया गया है। ये सब अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्मल फॉल्ट के ही उदाहरण है। नॉर्मल फॉल्ट के ही उदाहरण है। जैसे हम एक काम करते हैं, इसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं। इन दोनों को आप देखिए, इन दोनों को देखेंगे तो देख रहे हैं कि एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप, मतलब एक बेसिकली एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे, ये नॉर्मल फॉल्ट है। इन दोनों को देखेंगे तो ये भी एक दूसरे का नॉर्मल फॉल्ट है। इन दोनों को देखेंगे तो ये भी एक दूसरे का नॉर्मल फॉल्ट है। इन दोनों को देखेंगे तो ये भी एक दूसरे का नॉर्मल फॉल्ट है। इन दोनों को देखेंगे तो ये भी एक दूसरे का नॉर्मल फॉल्ट है, और इन दोनों को देखेंगे तो ये भी एक दूसरे का नॉर्मल फॉल्ट। ये सभी के सभी नॉर्मल फॉल्ट ही हैं, लेकिन अलग टाइप के कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी के हिसाब से, इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका नाम दे दिया गया है। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ अलग टाइप्स का फॉल्ट है, ये सब टाइप्स का फॉल्ट नहीं है। इसका नाम है इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये है सब नॉर्मल फॉल्ट। एक है सीढ़ी नुमा फॉल्ट। सीढ़ी नुमा क्या होता है भाई? सीढ़ी कैसे बनता है? ये रहा आपका सीढ़ी, सीढ़ी कुछ ऐसा बनता है। तो इसी तरह से फॉल्ट को अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग स्टेप फॉल्ट यानी सीढ़ी नुमा फॉल्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक आता है ट्रफ फॉल्ट। ट्रफ फॉल्ट एक होता है, एक होता है रिड्ज फॉल्ट। तो ट्रफ का मतलब बेसिकली होता है घाटी, और रिड्ज का मतलब बेसिकली होता है चोटी। तो ट्रफ का मतलब घाटी। घाटी क्या होता है सर? जब एक साइड से पहाड़ हो, है ना, इधर पूरा पहाड़ पहाड़ है, बीच में कहीं छोटा सा घाटी है फिर पहाड़ है, तो इन दोनों के बीच में देखिए, ये तो डाउन वाला जगह है, ये तो ढलान वाला जगह है, डाउन वाला जगह है। तो इसको रिड्ज, इसको ट्रफ कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? ट्रफ कहा जाएगा। ठीक है, ट्रफ थ्रू हो गया, ट्रफ कहा जाएगा। ठीक। तो ट्रफ एक्चुअली क्या होता है? ट्रफ आपका घाटी वाला होता है। तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो एक फॉल्ट यहाँ है, उसके बाद दूसरा फॉल्ट यहाँ है। तो ये कुछ घाटी जैसा निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको हम ट्रफ फॉल्ट कहते हैं। इसको समझ में नहीं आएगा तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि बाल्टी होता है ना, बाल्टी, बाल्टी कैसा होता है? कुछ ऐसा। रुकिए एक मिनट दिखाते हैं आपको। बाल्टी तो आप देखे होंगे घर में, है ना, कुछ ऐसा बाल्टी होता है। तो इसी तरह से देखिएगा, आप बाल्टी जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, यही बाल्टी को उल्टा कर देंगे तो ये आपका रिड्ज हो जाएगा। रिड्ज क्या होता है? पहाड़ का चोटी जैसा जो होता है वो रिड्ज होता है। ठीक है, तो आप गौर से देखेंगे ये बीच वाला पोर्शन उठा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे बीच वाला पोर्शन धसा हुआ है। बस इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम है। अब हम लोग आते हैं फॉल्ट पे। क्या होता है फॉल्ट, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो यार, फॉल्ट क्या होता है इसको हम समझते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक चीजों को हमको समझना जरूरी है। चलिए देखो, एक सेकंड, स्टिकी नोट्स ओपन करने दीजिए। ठीक। बेसिकली बीच में क्यों आ रहा है? हाँ, मान के चलिए कि ये आपका अर्थ का सरफेस है। ये क्या है? ये सरफेस। ठीक। तो सरफेस के नीचे बहुत सारा ऐसा ऐसा लेयर होगा, ऐसा 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 बहुत सारा लेयर होगा। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ लेयर को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। ये जनरली अर्थ क्रस्ट के लेयर में पाए जाते हैं। तो ऊपर वाला भी टेक्टोनिक प्लेट होगा, है ना। तो ये सब क्या है? ये सभी के सभी एक टेक्टोनिक प्लेट की तरह काम करते हैं। तो जब इन टेक्टोनिक प्लेटों में दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट थोड़ा सा उठ जाता है, घट जाता है, उड़ जाता है, घट जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के एक पर्टिकुलर प्लेट को हम देखें, इधर से प्रेशर पड़ेगा, इधर से प्रेशर पड़ेगा। इस प्रेशर को हम कहते हैं लेटरल प्रेशर। क्या कहते हैं?
लैटरल प्रेशर। लैटरल प्रेशर मतलब दोनों साइड से, दोनों एड्ज से, दोनों किनारे से अगर हम प्रेशर देते हैं या प्रेशर पड़ता है तो उसको हम लोग लैटरल प्रेशर कहते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। इसका हम दूसरा फोटो अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक पहाड़ी जैसा, घाटी जैसा, पहाड़ी जैसा, घाटी जैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। वही वाला जो हम आपको बता रहे थे कोल सीम, वही जो कोल सीम है या जो सीम का लेयर है, जो भी है टेक्टोनिक प्लेट है, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, चलिए इतना, इसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट। इसको क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। तो इसको समझते हैं। फॉल्ट मतलब जहां कोल सीम पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण झुक गई हो उसे फॉल्ट कहते हैं। पृथ्वी के अंदरूनी हलचल के कारण कहीं झुक गई है, कहीं उठ गई, इसे फॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल आसाम है, जम्मू कश्मीर है, इन जगहों पे मिलता है। फॉल्ट के कारण कोल सीम में प्रेशर बनता है, जिसके कारण सपोर्ट में विशेष ध्यान देना पड़ता है। उनमें गैस और पानी की समस्या भी ज्यादा होती है। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हैं, आपको समझ में आए इसके लिए। चलिए अब देखिएगा इसको, ये सब क्या है यार, ये है कोल सीम। ये क्या है, ये है कोल सीम। अब कोल सीम में इधर से और इधर से प्रेशर पड़ा तो इसको क्या कहेंगे, लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर के कारण कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोल्ड। ये क्या है, फोल्ड है। फोल्ड में कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, एक होता है एंटीक्लाइन, एक होते हैं सिनक्लाइन। एक होता है एंटीक्लाइन, एक होते हैं सिनक्लाइन। इसको सिंपल भाषा में अगर समझे जूलॉजिकल टर्म में तो ये कहा जाएगा कि द पॉइंट ऑफ एलिवेशन, द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टू द एंटीक्लाइन इज नो, अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर इज नॉन एज एंटीक्लाइन। और सिनक्लाइन को कुछ ऐसा बोला जाएगा कि द पॉइंट, लोअर पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ द फोल्ड वेयर द डायरेक्शन ऑफ द both the direction of the ridge are towards the center is known as सिनक्लाइन। तो कुछ ऐसा है, इसका जूलॉजिकल डिफिनेशन है। थोड़ा बहुत इसमें होगा, है ना, सेंटेंस में एक आध गलती हो सकता है। फिलहाल हम आते हैं यहाँ। एंटीक्लाइन को सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो ऊंचा जगह है ना, ऊंचा जगह मतलब जो ऊंचा वाला जगह है उसको बोलेंगे एंटीक्लाइन। और सिनक्लाइन मतलब जो गड्ढा वाला जगह है, जो ढलान वाला जगह है, जो लोअर एलिवेशन, उसको कहेंगे सिनक्लाइन। बस सिंपल याद रखिए, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन। ठीक है, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन। चलिए क्वेश्चन पूछा क्या था, बताते हैं। एंटीक्लाइन इनमें से, हंसेंगे आप पढ़ के, लेकिन पूछा है तो भैया पूछा है, किससे संबंधित है। एंटीक्लाइन इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया था, पहला फॉल्ट, दूसरा पोर्ट होल, तीसरा स्वेले, और चौथा फोल्ड, FOLD फोल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, फोल्ड से संबंधित है एंटीक्लाइन सिनक्लाइन। ये सब टर्मिनोलॉजी इसलिए याद करना जरूरी है, किससे संबंधित है, नहीं है, क्या है, नहीं है ना। इस सबसे क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, तो ऐसा बन जाएगा तो आप बड़ा ही मजे से हंसी हंसी टिक मारेंगे। चल, तो फोल्ड के बारे में देखो यार, कुछ ऐसा पढ़ना नहीं अलग से। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए आपको, जितना भी जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस होगा उसमें 3 प्रॉब्लम कॉमन है। कौन कौन सा, सपोर्ट का प्रॉब्लम होगा, गैस का प्रॉब्लम होगा, वाटर सीपेज का प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम होना ही होना है, इसको सब जगह चेप दीजिए। कोई भी जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो चेप दीजिए। अब इसको अच्छा करने का क्या उपाय है, तो सपोर्ट अच्छा से लगाएंगे, सपोर्ट ज़्यादा ध्यान देंगे, RMR को फॉलो करेंगे, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल बनाएंगे उसके लिए, है ना। गैस के लिए क्या करेंगे, लगातार जांच करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, वेंटिलेशन पे ध्यान देंगे, वेंटिलेशन सर्वे कराएंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब। तो ये है उसका पॉइंट। वाटर सीपेज के लिए क्या करेंगे, हम वाटर सीपेज पे लगातार नज़र रखने के लिए बोरहोल करेंगे, एडवांस बोरहोल, उससे नज़र रखेंगे। अगर कभी भी ऐसा सीपेज के चांसेस होते हैं तो उस कंडीशन में RICI साहब को इन्फॉर्म किया जाएगा। ये कॉमन पॉइंट है यार, जिसको समझाने का जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग वाश आउट पे। तो वाश आउट का जैसे कि नाम है, अब इस सब में तो आपको टाइम लगना ही नहीं है, इस सब में आपको टाइम लगना ही नहीं है। वाश आउट क्या होता है सर, ये रहा एक कोल सीम, कुछ ऐसा हुआ करता था जिसमें कुछ भाग ऐसे थे, इसके बीच के जो भाग है ना, बीच का भाग, ये थोड़ा सा कमजोर टाइप का था। तो कमजोर टाइप का था तो उसके कारण पानी जब इसमें बहा, पानी का प्रेशर पड़ा तो ये धीरे धीरे खोखला हो गया। क्या हो गया, खोखला हो गया। और खोखला होने के कारण इस पे क्या भर गया, इस पे मान लीजिए भर गया, खोखला होने के कारण थोड़ा सा मिट्टी भर गया, सैंड भर गया,
ऐसे कर करके फिर बाद में ये चट्टान का रूप ले लिया। तो इसको बोलेंगे वाश आउट। वाश आउट का मतलब होता है वाश मतलब धोना, आउट मतलब बाहर करना, यानी कि पानी का लेयर इसके अंदर का मिनरल को धो धो के बाहर निकाल दिया, इसको बोलेंगे वाश आउट। वाश आउट, वाश आउट। तो याद रहेगा वाश आउट क्या होता है, नाम में ही है, वाश मतलब धोना, आउट मतलब बाहर करना, धो के बाहर कर दिया, तो जो मिनरल था बीच का कहीं से उसको धो के बाहर कर दिया, उसको कहते हैं वाश आउट। ठीक है, वाश आउट। ओके, चलिए। तो वाश आउट जनरली कोल सीम में मिलता है, जी बिल्कुल मिलता है कोल सीम में। क्यों मिलता है यार, कि जब कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जब कोल सीम बन रहा था, तो कहीं कहीं कोल सीम कच्चा था, कहीं कहीं कोल सीम पक्का था। तो जब कच्चा था, जहाँ पे कमजोर था, वहाँ पे पानी बह बह के उस जगह को निकाल दिया, और उस जगह पे कण इकट्ठा होते गए, सैंड का, सेडिमेंट, ये सब पेड़ पौधा का और भी मलबा है जो जमते गया, और धीरे धीरे वो रॉक कट फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अगर कहा जाए तो जो सेल चट्टान है ये भी पेड़ पौधा के सड़ने गलने से ही बनता है, लेकिन इस सेल चट्टान में क्ले भी होते हैं। क्ले का मतलब क्या होता है, क्ले का मतलब होता है कादा, कीचड़। क्या होता है, कीचड़ होता है। ठीक है, इसके बारे में हम शायद बताएं, हाँ बताएं, याद आ गया, बताए हैं। हम आपको बताए थे कि क्ले जो होता है वो एक कीचड़ होता है। क्ले को अगर आप हाई टेम्परेचर पर से एक लंबा टाइम तक पड़ता है तो ये सील नाम का चट्टान में बदल जाता है। ठीक है, इस पर ज़्यादा लंबा टाइम तक पलता है तो सिस्ट नाम का चट्टान में बदल जाता है। ये हम बताए थे आपको, याद होगा आपको। नहीं याद है तो लेक्चर को देखा कीजिए, है ना। प्रीवियस लेक्चर हम इसीलिए डाले हैं ताकि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उससे निचोड़ लीजिए, जितना बार हो सकता है देखिए, है ना। मैक्सिमम अब एक पर्टिकुलर वीडियो को 100 समथिंग होता है लिमिट, 189 या 179 लिमिट है हमको लगता है 170 179 बार आप एक पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं खुद। ठीक है, चलिए खैर उठा हटाते हैं उसको बात। तो फिलहाल ये चीज़ आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रोल। अब देखो यार रोल क्या होता है समझते हैं। रोल का मतलब है जो वाश आउट है ना, ये आपको बार बार मिलेगा। या तो वाश आउट मिलेगा, समझिएगा, या तो वाश आउट मिलेगा, या फिर क्या होता है कभी कभी इस पर्टिकुलर जगह पे जब हाई प्रेशर पड़ता है किसी कारण से, तो ये दब जाता है। जो मिनरल का लेयर है जब कच्चा है तो थोड़ा सा दब जाता है। इसी तरह से कहीं और भी दब गया है, और ऐसा लगातार मिले, या तो वाश आउट हो, वाश आउट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो क्या हो, दब गया हो। ठीक है, तो उस कारण ऐसा लगातार अब इक्वल सी में मिल रहा है, ऊपरे में मिल रहा है, नीचे में मिल रहा है, ऊपर में मिल रहा है, नीचे में मिल रहा है, ऊपर में मिल रहा है, नीचे में ऐसा लगातार मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोल। एक पर्टिकुलर जगह पे मिला तो उसको हम लोग रोल नहीं मानेंगे, इसको हम लोग वाश आउट मान के ही चलेंगे कि वो जगह धुल के हट गया होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बार बार मिल रहा है एक पर्टिकुलर कोल सी में तो फिर उसको हम रोल कहेंगे। ठीक, चलिए। देखो रोल दो टाइप का होता है, एक होता है फ्लोर रोल, एक होता है रूफ रोल। अगर रूफ में मिला, मान लीजिए ऐसा है कि ये गैलरी होता है, यहाँ पे आदमी खड़ा होता और माइनिंग कर रहा होता, अगर ऊपर में मिला है यानी इस पर्टिकुलर पोर्शन पे मिला है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रूफ रोल। ठीक, इसी तरह से माइनिंग करते करते यहाँ तक आगे बढ़ा था आदमी, और आदमी अचानक से देखा कि अरे भाई तो नीचे है ना, ये तो नीचे है, मेरा फ्लोर में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे फ्लोर रोल। तो सिंपल सा टर्मिनोलॉजी, इसको याद करने वाला कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, चलिए। तो रोल यही चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोर्ट होल के ऊपर में। ठीक है, अब कहाँ आते हैं, पोर्ट होल के ऊपर में आते हैं। पोर्ट होल क्या होता है, कैसे बनता है, समझते हैं, समझते हैं। देखिए पोर्ट होल क्या होता है, उससे क्या खतरा होता है, तो समझते हैं। देखो यार, इस डायग्राम को बड़ा ही गौर से देखो। नहीं नहीं उसको मत देखो, पहले इसको देखो। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये रियल इमेज है, दिया गया है डॉक्टर दीपक साहब के द्वारा। चलिए ठीक है, इसको देखिए गौर से, है ना। मेरे घर तरफ बना हुआ था एक जगह तो वहीं से फ़ोटो उठा लिए हैं, है ना। मेरा घर एक्चुअली धनबाद में पड़ता है, तो आपको थोड़ा ताज्जुब होगा सुन के, लेकिन माइनिंग से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। बचपन में थोड़ा ऐसा ही जगह पे दिन काटे हैं, जब ब्लास्टिंग होता था तो उसके बाद तार कूद उठाने के लिए कूद जाते थे बचपन में, 5-6 क्लास में होंगे उस टाइम। तो कुछ ऐसा ही ये लाइफ है। ब्लास्टिंग को बड़ा ही करीब से देखते थे, घर धंसते बड़ा करीब से देखे हैं, घर उठते बड़ा करीब से देखे हैं, रिहैबिलिटेशन देखे हैं, तो वो सब चीज़ लाइफ का एक हिस्सा बन गया था। खैर छोड़िए, हटाइए सब बात। एक्सीडेंट भी बहुत सारा देखे हैं, है ना। कहीं पे मरता था तो हम लोग जाते थे डेड बॉडी देखने के लिए, कैसे मरा है कैसे चला है थोड़ा देखे जाके। तो खैर वो सब बात नहीं है, अब आते हैं टॉपिक पे। तो ये जो है ये पोर्ट होल है, ये क्या है, ये पोर्ट होल है। सरफेस में पोर्ट होल कैसे बनता है, तो
जब बारिश का पानी लगातार किसी एक जगह पे लगातार प्रेशर डालता है और उस जगह का मिट्टी कमजोर होता है और वो एक गड्ढा जैसा बन जाता है, और वो जो गड्ढा है वो आप गौर से देखेंगे तो इस सरफेस में मान लीजिए कोई एक जगह था जो कमजोर था, ठीक है, और उसके बाद मिट्टी ही मिट्टी था, वो ऐसे मिट्टी को काटते 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 जो कोल सीम का लेयर है जहाँ पे आदमी काम कर रहा है, गैलरी है, उस जगह तक पहुंच जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट होल। क्या कहते हैं? पोर्ट। पोर्ट होल कोल के संदर्भ में भी बन सकता है, मेटल के भी संदर्भ में बन सकता है, ठीक है, मेटल माइंस में भी हो सकता है, कोल माइंस में भी हो सकता है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो जो भी आपका मिनरल का लेयर है, ठीक है, ये क्या है? ये मिनरल का लेयर है ना। इस पर्टिकुलर मिनरल लेयर में सरफेस में कई कमजोर जगह मिला और कमजोर जगह से पानी आया। पहले पानी आ रहा था कम, ठीक है, मान के चलिए 2 GPa का प्रेशर से पानी आ रहा था, ठीक है ना, जीपीएम। अभी क्या हुआ, वही जो थोड़ा सा पानी आया ना, वो होल को और ज़्यादा डाया बढ़ाते गया, डायमीटर और बड़ा कर दिया, मतलब होल और बड़ा हो गया। अब पानी आने लगा 10 GPa, ठीक है, जीपीएम, गिलन पर मिनट, गिलन पर मिनट, ठीक है। चलिए, इसके बाद थोड़ा देर के बाद आने लगा 100 गिलन, 100 GPa, ठीक है ना, 100 GPa आने लगा, तो इसका मतलब है कि अब और ज़्यादा प्रेशर से पानी लाने लगा, तो लगातार पानी बढ़ता गया, तो होल का डायमीटर बढ़ता गया और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, ऐसे गड्ढा बढ़ता गया बढ़ता गया। अब पानी धीरे धीरे देखते ही देखते बहुत ही भयंकर रूप में माइंस में घुसने लगा। अब आदमी अगर यहाँ पे खड़ा है, पानी इधर से आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, आदमी दौड़ के भागने का भी कोशिश करेगा ना, और अगर बहुत हाई प्रेशर से आ रहा है तो भाग नहीं पाएगा। ऐसा पोर्ट होल वाला दुर्घटना बहुत सारा माइंस में हुआ है, इवन बराकर जो माइंस था उसमें भी यही दुर्घटना हुआ है। तो ऐसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए करना क्या चाहिए? तो डीजीएमएस का आप एक नियम पढ़े होंगे, उसको हम फिर से आपके सामने दोहराना चाहेंगे। हार्ड कवर। क्या होता है? हार्ड कवर। हार्ड कवर क्या होता है सर? यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मिट्टी, मीट टमाटे की मिट्टी या फिर सेल चट्टान या कमजोर चट्टान नहीं होना चाहिए। सेल चट्टान एक कमजोर चट्टान माना जाता है। इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा लेयर होना चाहिए जो कड़ा हो, कड़क हो। क्या हो? कड़क हो। जैसे सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, पायराइट हो गया, ये सब कड़क चट्टान। तो ऐसा कड़क चट्टान होना मांगता है। तो अगर कड़क चट्टान है तो उसका मोटाई, कड़क चट्टान का मोटाई कम से कम 15 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 मीटर होना चाहिए कड़क चट्टान का मोटाई। हम पूरा नहीं बोल रहे कि यहाँ से वहां तक नीचे तक पूरा ऐसे ऐसे नहीं बोल रहे। मेरा कहने का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ कड़क चट्टान है उसका मोटाई 15 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ गए आप। 7.5 मीटर से 15 मीटर रहता है तो आपको डीजीएमएस से परमिशन लेना पड़ता है। 7.5 मीटर से कम अगर कड़क चट्टान है, हार्ड कवर है, तो आपको परमिशन दे ही नहीं सकता है, चाहे डीजीएमएस चाह भी ले तभी नहीं दे सकता है, ठीक है। 15 मीटर से ऊपर रहेगा तो आपको स्पेशल इसके लिए, कड़क चट्टान के लिए परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, तो उसको कहते हैं हार्ड चट्टान, ठीक है। चलिए, तो ये है पोर्ट होल। पोर्ट होल आपको हम बता दिए हैं पूरा का पूरा, यही चीज यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है। डब्ल्यूसीएल का वर्धा कोलियरी में एक नदी का पानी पोर्ट होल से बह के माइंस में घुस गया था। ईसीएल में भी एक कोलियरी पड़ता है आपका बराकर में, वो कोलियरी में भी ऐसा हुआ था। तो ये सब कुछ दुर्घटनाएं हैं बराकर के बारे में जो बताया। चलिए, अब आते हैं दो जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, छोटा छोटा है, कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा आज का क्लास में। अब आते हैं सीम स्प्लिटिंग। सीम स्प्लिटिंग क्या होता है इसको समझते हैं, इस फोटो को बड़ा गौर से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक का फोटो को देखिए गौर से। ये क्या है? ये कोल सीम है। ऊपर का कोल सीम थोड़ा इंफेरियर क्वालिटी का है, बट उसको इग्नोर मारिए अभी। फिलहाल आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो कोल सीम है। चलिए, ये क्या है, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं छोटा सा वीडियो डाल दूंगा और, ठीक है। चलिए।